आज सर वो पर्यावरण के जो पोल्यूशन वगैरह है। हाँ पॉल्यूशन का हाँ वही पूरा जो है अप्रोक्सीमेट जो है जी सर वही आप 7 लेक्चर इसका कमीशन जो देते हैं काम वाले तो 7 लेक्चर इसका। तो पॉल्यूशन से सवाल बहुत मजबूत बनता है और पॉल्यूशन से कैसे सवाल आते हैं वो आप चीज़ हम लोग देखेंगे। नहीं तो पॉल्यूशन हर वक्त हम लोग बात करते हैं पॉल्यूशन की। जी सर। तो ये पॉल्यूशन है क्या है? पोल्यूशन प्रदूषण वायुमंडल में उपस्थित हानिकारक गैस कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं सही। तो मान लिया बाइक से निकलने वाले हमारे वातावरण में सर कुछ गैसेस वाले बढ़ गई तो इससे क्या इफेक्ट पड़ जाएगा? सर पोल्यूशन वो है कि जब मतलब पर्यावरण में किसी मतलब गैस की या किसी पदार्थ की मात्रा बढ़ने पर जिससे जीव जंतु वनस्पतियाँ मतलब इनका अस्तित्व खतरे में आता है, इन पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। ये इसको सर पोल्यूशन कह सकते हैं। ठीक है, कोशिश करिए आप लोग। अच्छा बताए आप लोग बताइए। बताओ, बोलने की कोशिश करनी चाहिए और बोलने से क्या होगा आपकी हेजिटेशन और अपनी बातों को रह सकना। ठीक है, और आज ही से सीखने का प्रोसेस आज ही से सीखना चाहिए। तो ये आपको बोलना जरूरी 4 लोगों के बीच में। और यहाँ बोलना और एक रोड बोलना अलग बात है, क्योंकि यहाँ जो भी बोलेगा अपने एक लैंग्वेज में बोलेगा, एक टॉपिक में बोलेगा और एक शब्दों का चयन करके अपनी बात करेगा। ठीक है, बताओ कुछ बोलो, बोलिए क्या चीज? पर्यावरण में गैसों का गैसों का मिश्रण तो वही है। वायु नहीं आराम से लेते बोलते का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सही, लेकिन यही चीजें बातें बहुत कॉन्फिडेंस नहीं करो, थोड़ी कॉन्फिडेंस। ठीक है, देखिए पहली बार बहुत ध्यान से समझो, साइंटिफिक तरीके से समझो। ये जो इन्वायरमेंट है, पर्यावरण, किसी भी जीव जंतु को, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, क्या देता है? एक सर मतलब उनके लिए एक मतलब ये कह सकते हैं, अरे सर इन्वायरमेंट एक प्रदान करता है उन लोगों को, एक मतलब रहने के लिए उनके आवास, भोजन, हर एक चीज़ ये अनुकूल environment जो बनाता है। हमारे चारों तरफ है, ये किसी जीव जंतु को पहली बार देता क्या? उनको सर आवास देगा और सर मतलब खाने पीने, भोजन, खाद्य सामग्री। देखो हाँ सही, 2 चीज देता है, एक रिसोर्स देगा और एक कंडीशन। जी सर। कोई भी जीव जंतु, कोई भी हमारे चारों तरफ जो भी है, ये हमारा पर्यावरण जो है वो 2 ही चीज तो दे रहा है,
रिसोर्स कंडीशन। एक संसाधन दे रहा है, संसाधन। अब कंडीशन का मतलब दशाएं, स्थिति परिस्थिति, दशाएं, दो ही चीजें। हम लोग भी यहाँ पर हैं तो हमें या तो रिसोर्स मिल रहा है, जी सर। रिसोर्स जो भी हमें फायदा चीजों, जिससे भी फायदा जिसको मिलता है वही रिसोर्स है। और रिसोर्स में खाद्य पदार्थ है और भी चीजें, ये सारी चीजें क्या है? रिसोर्स है। कंडीशन, दशाएं, इसे हम लोग देखा। हम लोग सुबह उठे हैं, खाना भी खाए हैं, पिए हैं, हर चीजें अपने जरूरत के पानी पिए हैं, पानी लिए हैं, जो भी चीज हमें फायदा देता है वही रिसोर्स है। तो अच्छा, ये रिसोर्स कौन दे रहा है? हमारे चारों तरफ की सराउंडिंग ही तो हमको दे रही है। तो हमें पर्यावरण दो चीज दे रहा है, रिसोर्स और कंडीशन, दशाएं। जैसे इस कमरे में हमें बैठने के लिए एक दशा होनी चाहिए कि इतना टेम्परेचर होना चाहिए कि हमें 0 से या 4 डिग्री से लेकर के 50 डिग्री तक हम टॉलरेट कर लेंगे। फिर 50-60 से ज्यादा हो लगे तो आप दशाएं वो सही नहीं होगी ना। तो हमारा टॉलरेंस रेंज, सहनशीलता का जो रेंज है काफी लंबा है। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड अगर हो जाएगा, बहुत चिली ठंडी हो जाएगी, तब भी मनुष्य अपने काम करता कि नहीं करता? ये दशाएं हैं। ये रोशनी, लाइट जो है, इससे हमें दिखाई पड़ता है, तो ये भी कंसेप्शन है। जी सर। यहाँ पे खड़े रहने के लिए हमें एक कलम की जरूरत है, ये रिसोर्स है। तो हमारा पर्यावरण किसी भी जीव जंतु को दो चीज देता है, एक तो रिसोर्स देता है और एक कंडीशन। ठीक, अब देखिए क्या है। अगर इसी इन्वायरमेंट में कोई ऐसी चीज आ जाए, कोई भी ऐसी चीज अनवांटेड, अनवांटेड का मतलब जिसको मनुष्य को या जीव जंतु को वो चीज की जरूरत नहीं है, अनवांटेड चीज। अब अनवांटेड चीज हम सिस्टमैटिक समझने के लिए, चाहे वो भौतिक चीज हो कोई आ जाए या रासायनिक चीज हो जाए या बायोलॉजिकल, कोरोना वायरस की हमें क्या जरूरत थी? हमें जरूरत नहीं थी ना, आ गया। अगर ये सब फिजिकल, केमिकल, अनवांटेड यानी जो जरूरत की, वांट वाली जरूरत, अनवांटेड का मतलब अनचाही भौतिक, रासायनिक और जैविक कोई भी पदार्थ जो इन्वायरमेंट के अंदर एंट्री कर जाए, जब एंट्री कर जाएगा तो ये इन्वायरमेंट जीव को जो दो चीज दे रहा है, दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। डिस्टर्बेंस, यानी किसी भी जीव को क्या मिल रहा है? दो चीज मिल रहा है, रिसोर्स और कंडीशन मिल रहा है। अगर ये रिसोर्स, कंडीशन जीव को अच्छी तरीके से नहीं मिलेगा तो क्या होगा? जीव के लिए दिक्कत आएगी। अब क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इस एनवायरनमेंट के अंदर अनवांटेड यही चीजें। तो ये जो पूरी प्रक्रिया हुई, इसको क्या बोला जाता है? पॉल्यूशन बोला जाता है। नहीं समझी बात? समझ गए। बहुत ही सिस्टमैटिक समझिए कि किसी भी जीव को, जीव का मतलब प्लांट भी, एनिमल, ये पर्यावरण दो ही चीज तो दे रहा है, संसाधन और
ये दे रहा है। और इस जीव को दो चीज जब मिल रहा है, अगर कोई ऐसी भौतिक, रासायनिक और जैविक कोई अनवांटेड भौतिक, रासायनिक और जैविक चीजें इस पर्यावरण के अंदर एंट्री कर जाए, जिससे पर्यावरण हमें रिसोर्स और कंडीशन देने में सक्षम ना हो, वही पॉल्यूशन। आपको रेफरेंस एग्जांपल नहीं है, ठीक है, ये चीज होगी। अच्छा, ये तो पूरी प्रोसेस पोल्यूशन हो गई। जो जिन चीजों के आने से, जिन चीजों के पर्यावरण के अंदर आने से प्रदूषण हुआ है, उनको क्या बोलेंगे? प्रदूषण। प्रदूषक, हाँ सर, जो तत्व शामिल है। प्रदूषण जिन भौतिक, रासायनिक और जैविक, जिस अनवांटेड भौतिक, रासायनिक, जैविक पदार्थों के इस पर्यावरण के अंदर इंटर होने से रिसोर्स और कंडीशन में पर्यावरण किसी जीव को नहीं दे पाता, उसको पोल्यूटेंट कहते हैं। और ये जो पूरी क्रिया हो रही है उसको पोल्यूशन कहा जाता है। समझ लो, पहले बेसिक चीजें समझो, उसके बाद फिर अभी हम लोग पहले किस्सा कहानी तरह से बात कर लें। जी सर। तो फिर उसको लिखाने तो सब लिखा हुआ था। अब देखिए, अभी आपने कहा कि एनवायरमेंट्स में क्या क्या चीज आई। इन्वायरमेंट में सर प्राकृतिक, मानव एनवायरमेंट निर्मित, क्या है बताइए। हमारे चारों तरफ मौजूद जो सब आसपास के सभी वस्तुएं जो सजीव हैं, निर्जीव, जो मानव निर्मित, सभी सर वस्तुएं आंखों से दिखाई भी दे, जो मानव निर्मित, प्राकृतिक, ये सभी। सर हम जिन चीजों से घिरे हुए हैं उससे हमारे environment का- अब घिरे किस चीज से वही तो बताना है आपको बस। प्राकृतिक, मानव निर्मित, तो सजीव, प्राकृतिक निर्जीव, और मानव निर्मित जो भी चीज है चारों तरफ घिरे हुए हैं, वो क्या क्या चीज कैटेगराइजेशन करेंगे जरा। सब ऐसे बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जैसे सर यहाँ पे, अगर यहाँ पे देखा जाए तो सर मानव निर्मित ये सब पूरा भवन ही पूरा आ जा रहा है, और सब चीज़ें, और वायुमंडल जो यहाँ पे वायु है, ये प्राकृतिक निर्मित ही है। पहले थोड़ी सी बात है, हमने कहा कि हमारे चारों तरफ जो भी चीज है यही पर्यावरण, यही आपने कहा। जी सर। तो हमारे चारों तरफ क्या हवा नहीं? हाँ सर। तो वो हो गया हमारे चारों तरफ क्या पानी नहीं है? वाटर। हमारे चारों तरफ क्या मृदा नहीं है जिस पर चलते हैं? तो हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर। हमारे चारों तरफ क्या जीव जंतु नहीं है? वो क्या हो गया? बायोस्फीयर। अगर ये अनवांटेड फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल चीज, अनवांटेड भौतिक, रासायनिक और जैविक चीज अगर एयर के अंदर पहुंच गया तो एयर पोल्यूशन। जी सर। समझे? अगर ये अनवांटेड
भौतिक, रासायनिक और जैविक चीज पानी के अंदर पहुंच गया तो जैसे जल प्रदूषण, अगर यही अनवांटेड फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल चीज इसमें पहुंच गया, अगर इसमें इसमें ये तो इसमें कहाँ चला गया, इसके मृदा प्रदूषण हो जाएगा। अगर अनवांटेड बायोलॉजिकल चीजें इस एनवायरनमेंट में आ जाएंगी तो बायो पोल्यूशन, जैव प्रदूषण, जैव प्रदूषण, जैसे कोरोना। हाँ जी, क्या कोरोना का विषाणु की जरूरत थी हमको? नहीं सर, कि आओ तुमसे बहुत देर हो गया मुलाकात नहीं, आओ। ऐसा तो था, अनवांटेड ही तो है, यही चीज है पोल्यूशन। तो कैटेगराइजेशन इस तरह से हम लोग करते हैं, थोड़ी थोड़ी चीजें फिर हम लिख करके आगे बढ़ते जाएंगे और सवाल सिर्फ यहीं से एक दो आपको मिलेंगे। देखिए कमीशन जो है यूपीएससी यहाँ जल यहाँ से 2 से बहुत ज्यादा और इधर बायोलॉजिकल पोल्यूशन का प्रेशर बढ़ता है, जैसे नई नई बीमारियां नए नए तरीके से जो आ रहा है, कौन कौन से है वो चीज। तो आप लोग पोल्यूशन के बारे में समझे, पोल्यूशन के बारे में समझ गए। क्या चीज? हमारा पर्यावरण क्या चीज देता है किसी जीव को? देता, ये नॉर्मली सबको देता है, लेकिन इसी पर्यावरण में अगर अनवांटेड भौतिक, रासायनिक, बायोलॉजिकल चीजें आ जाती हैं इस एनवायरनमेंट के अंदर, तो यही पर्यावरण किसी जीव को ये चीज नहीं दे पाता, नहीं यही तो नहीं दे पाएगा। और इसी फिनोमेना को क्या कहा जाता है? जो भी भौतिक, रासायनिक, जैविक अनवांटेड चीज आते हैं जिसकी वजह से प्रदूषण होता है, उसको क्या बोलते हैं? प्रदूषक। समझ में आएगा? अगर ये चीजें हवा में है तो क्या? एयर एयर पॉल्यूशन, अगर ये पानी में है तो, जल प्रदूषण, अगर मृदा में है तो, मृदा इसको थोड़ा सा अपना समझने के लिए खाका बना सकते हो आप लोग। और फिर उसके बाद हम लोग लिखना शुरू करते हैं और कैसे कैसे सवाल आता है, सवाल को भी साथ रिलेट कराते रहते हैं और चीजें आती हैं। आगे बढ़ो। लिख लीजिए, बना हो गया। क्या हुआ? ठीक है, लिख लीजिए पॉइंट लिखिए, प्रदूषण लिखिए। जो वातावरण के
जो वातावरण के प्राकृतिक गुणों को परिवर्तन करे, जो वातावरण के प्राकृतिक गुणों में परिवर्तन करे, जो जीव जंतुओं पौधों के लिए हानिकारक हो, वो घटना प्रदूषण कहलाती है। तो जीव जंतुओं के लिए हानिकारक हो, वो घटना प्रदूषण कहलाती है। अब जो पर्यावरण को क्या लिखा है, जो वातावरण में परिवर्तन करे, जी सर, वो प्राकृतिक गुणों परिवर्तन कौन करेगा? फिजिकल, केमिकल, बायो साइड में लिखो कि जो परिवर्तन करेगा भौतिक, रासायनिक और जैविक पदार्थ। इसलिए प्रदूषण केवल प्रदूषण वो लिखा नहीं है, प्रदूषण केवल भौतिक, रासायनिक और बायोलॉजिकल नहीं होता है, प्रदूषण एक इथिकल पोल्यूशन भी होता है। इथिकल पोल्यूशन, नैतिक। जब मनुष्य दूसरे मनुष्य को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दे, जब मनुष्य अपनी ड्यूटीज, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ना करना शुरू कर दे, जब शासक शोषक बन जाए, जब मनुष्य के नैतिक मूल्यों का पतन होने लगे, तो इसको जहां करप्शन अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाए, वो नैतिक पोल्यूशन। और करप्शन कोई फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, जब मनुष्य अपना दायित्व, अपना कर्तव्य ना समझे, पोल्यूशन है। वो कौन सा है? इथिकल पोल्यूशन। जहां पर मनुष्य अपने दायित्व, कर्तव्य का नहीं सोचेगा, वहां पर क्या है? देखिए, सारी तरह का जो पोल्यूशन है, उन सब पोल्यूशन में सबसे बड़ा पोल्यूशन इथिकल पोल्यूशन। क्योंकि इथिकल पोल्यूशन से बढ़ने से क्या होता है? सब पोल्यूशन बढ़ जाता है। इन सारे पोल्यूशन में बहुत तेजी से इजाफा होगा। अगर आप ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच बैलेंस नहीं है, काट के बाहर पेड़ पौधा जो करप्शन, सारी करप्शन का जड़ पोल्यूशन, करप्शन। जी सर, वो दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन हमें चूंकि एनवायरमेंट में हमें ये पढ़ना है, वो इथिक्स में पढ़ना है ना। चलिए लिख लीजिए, क्या लिखा है यहाँ से घटना प्रदूषण क्या है? लिख लीजिए, जो प्रदूषण का कारण होता है वो प्रदूषण कहलाता है। यानी वो पॉल्यूटेड कहलाता है। यहाँ पर जाएगा, यहाँ सवाल को पूछा जाता है। लिख लीजिए, टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स। पहला लिख लीजिए, मात्रा के आधार पर।
मात्रा के आधार पर। कितना है? जी सर। मात्रा के आधार पर क्वालिटी हाँ। विकास के आधार पर उत्पत्ति के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंथ्रोपोजेनिक्स समापन के आधार पर basis of degradation. गुण के आधार पर, कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर, देख के बताइए। पोल्यूशन, वायु, जल, मृदा, यही प्रदूषण नहीं होता है। प्रदूषण इथिकल भी होता है ना? जी सर। आप खुद सोचिए कि इथिकल पोल्यूशन सारे पोल्यूशन की ही तो जड़ है। हमारे समाज में जो डिस्पेरिटीज है, असमानता, मनुष्य ने किया है। हाँ? किसने किया? कि ऊपर से आकर बंटवारा हो गया, तुम ये लो, वो लो, ये का हम ही लोग करते हैं। और वो किसकी वजह से? हमारी इथिकल वैल्यूज की कमी की वजह से, जिसके बाद वो लूट के रख ले, जिसके बाद लूट कर क्या है। सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में डिस्पेरिटी किस कंट्री में है? इंडिया। सबसे ज्यादा डिस्पेरिटी रशिया को उसके बाद, लेकिन उनका छोटा है ना, कंट्री 8 करोड़ है। इंडिया में सिर्फ जनसंख्या क्या है? डिस्पेरिटी जनसंख्या केवल 10 लोगों के हाथ में भारत की संपदा का हाँ सर, 80 रुपया पूरे भारत का 10 लोगों के 10 लोगों के पास है, और बाकी 20 रुपया 80 लोग। ये अपने आप में क्या दर्शाता है? बहुत बड़ा असमानता। ये असमानता किस असमानता किस चीज का है? एथिकल। कोई कानून की कमी थोड़ी है, लेकिन हमें पढ़ना क्या है? एनवायरमेंट का प्रदूषण पढ़ना है। जी सर। इथिकल का नहीं पढ़ना है। एथिकल का उसमें पढ़ाएंगे, हाँ? एथिक्स में पढ़ाएंगे ना। हाँ, एथिक्स पढ़ाया जाएगा, शूलिया वगैरह। चलिए, पहला उठाते हैं
पोल्यूटेंट पहला पोल्यूटेंट है मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार on the basis of quantity मात्रा के आधार पर pollutants है। क्वांटिटी क्वांटिटी मात्रात्मक जो पोल्यूटेंट्स हैं, पोल्यूटेंट्स रियल में ये पोल्यूटेंट्स होते ही नहीं है, ये कोई पोल्यूशंस नहीं करते हैं, केवल इनकी मात्रा बढ़ जाने की वजह से ही पूरी पोल्यूशंस करते हैं, हार्मफुल इंपैक्ट डालते हैं। जैसे CO2 क्या पोल्यूटेंट गैस है? नहीं सर। अगर ये ना हो तो सर तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगी नहीं, और ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगी ऑक्सीजन नहीं बनेगा, और ऑक्सीजन नहीं होगा तो प्राइमरी T1 नहीं होगा। T1 नहीं होगा। हम लोग T2 T3 हम लोग उसमें, तो ये पोल्यूशन नहीं है, पोल्यूटेंट्स नहीं है, केवल इसकी मात्रा बढ़ जाने की वजह से। और दूसरी तरह से कैसे क्या करता है? क्या सर? एक तो CO2 कंजप्शन का हो गया कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया शुरुआत यहीं से हो रही है, तो इस तरह से ये कह सकते हैं। और दूसरी तरह से कैसे आपको प्रकट कर रहा है? उष्मा सर, उष्मा ऊष्मा क्या? जब बढ़ती है तो इसकी जब मात्रा बढ़ती है तो फिर सर उष्मा की भी मात्रा वहाँ पर बढ़ती है। ये बात सही आप कह रहे हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा और बेहतरीन तरीके से बताइए। सही सोचा इन्होंने। देखो इसकी पृथ्वी है, जी सर। ये पृथ्वी पर CO2 जब ना होगी तो CO2 पृथ्वी जो है पर रहने के लिए कंडीशन सही होगा। अगर ये CO2 नहीं होगी सर, अगर CO2 नहीं होगा तो पृथ्वी रात को बर्फ का गोला बन जी सर। हाँ जाएगी ना? जी सर। कैसे बन जाएगी? ये जो CO2 का ब्लैंकेट है, जब सन की जो लाइट आती है अवशोषण करती है, नीचे स्ट्राइक किया फिर वापस चली जाती है, लेकिन क्या होता है CO2 जो है इसको थोड़ा सी जो ब्लैंकेट्स होती है वो रेडिएशंस बैक को जो है वो धीरे धीरे एब्सॉर्ब कर लेती है और एक कंबल की तरह से पूरी पृथ्वी के वातावरण को गर्म किए रहते हैं। अगर CO2 ना होगा तो ये पृथ्वी बर्फ का गोला, जब बर्फ का गोला बन जाएगी तो क्या रहने के लायक सही मालूम होगा? नहीं सर। तो पोल्यूटेंट्स कैसे होंगे आप बताओ। अब तक किस्सा कहानी जो सुने तो CO2 को कह रहे हैं क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट्स है। तो कैसे क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट है? मात्रात्मक प्रदूषक है ये। अब जस्टिफाई करो। जब ये फायदेमंद है, और फायदेमंद देख लो कैसे है? एक तो पृथ्वी को गर्म बनाती है, ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया करती है इसकी वजह से, तो फिर मात्रात्मक पोल्यूटेंट कैसे हो गया?
ज्यादा हो जाएगी, जैसे है घी है, घी नुकसानदेह है। घी कहते डालो दाल में डालो, इसमें डालो, घी का पराठा बनाओ, कहते नहीं है हाँ सर। तो फायदेमंद है। अब ब्रेन का टॉनिक है, जी सर। लेकिन कस के 1 किलो धकेल दिया अंदर, तो कहने का मतलब ये है कि ये पर्सनली नुकसानदेह नहीं है, जी सर। इसकी अमाउंट जो ज्यादा हो जाए तब नुकसान। इसीलिए ये क्वांटिटेटिव घी नुकसानदेह है नहीं सर। ये ब्रेन का टॉनिक है, घी सर। ब्रेन टॉनिक कहा जाता है घी को सर। हाँ सर। और कौन सा घी ज्यादा फायदेमंद है? भैंस का। भैंस का। अगर भैंस का है तो आप जस्टिफाई करोगे, अगर गाय का है तो आप जस्टिफाई करोगे। काहे कि ये तो मालूम होता है, साइंस जब पढ़ रहा तो कहता हूँ तो मालूम होना चाहिए यही। अच्छा क्यों है, यही सवाल रहेगा सॉल्यूशन का। वसा की मात्रा होती है ना सर ज़्यादा। वसा की मात्रा, फैटी एसिड, तो फैटी एसिड दोनों में। हाँ सर, उसमें ज़्यादा होती है भैंस की। हाँ यार ज़्यादा होता है। कौन बताएगा? जो बताएगा इनाम का वो इनाम का भागीदार। बताओ। ये सवाल यूपीएससी पूछेगा, लेकिन कभी सोचे नहीं। देखो जब आपने कोलेस्ट्रॉल की टेस्टिंग कराते हो हाँ सर, HDL सर जो होता है, और सर एक LDL। हाँ सर। ये क्या चीज है बताओ। ये सर ये तो सुना है, तो रहता है ना रिपोर्ट में। हाँ रहता है। सर, कोलेस्ट्रॉल रिपोर्ट में आता है HDL। जिसके पास भैंस अपना हो वो गाय का भैंस का ज्यादा घी अच्छा, जिसके पास गाय का हो तो गाय का अच्छा। बताओ व्हाट इज HDL एंड LDL, और कौन सा फैट ज्यादा फायदेमंद है? देखो मेरी बात बताओ, हाई डेंसिटी लिपिड, लिपिड। हाई डेंसिटी लिपिड। और लो डेंसिटी लिपिड। तो सर लो डेंसिटी लिपिड। ये सर फायदेमंद होगा LDL। जो LDL है वो क्या होगा? फायदेमंद होगा सर। नुकसान होगा। कैसे सर? ये जो HDL है, जिस घी में LDL की मात्रा लो डेंसिटी लिपिड होगी वो क्या होगा? अभी कंफर्म नहीं हुआ नुकसान है कि फायदा है, फायदेमंद होगा क्योंकि एक आदमी ने कहा फायदा, एक ने कहा नुकसान, अभी कुछ क्लियर थोड़ी हुआ है। हाँ सर। क्या होगा पता नहीं है, तो कम से कम सही बताएंगे चलो ठीक है। देखो मेरी बात, ये खून है, जी सर। हाँ ये ब्लड है, जी सर। धमनियां और शिराओं में बह रही हैं। जी सर। हाँ अब ये जो धमनियां और शिराओं में बह रही है, इसी ब्लड के अंदर ही तो फैट फ्लो कर रहा है, जी सर। कोलेस्ट्रॉल के रूप में। जी सर। अगर HDL होगा तो इसका मतलब है वो भारी होगा, इसलिए हाई डेंसिटी लिपिड है। जी सर। हाँ और लो डेंसिटी लिपिड का मतलब है वो हल्का होगा। तो ब्लड में अगर ये होगा तो ब्लड के अंदर डूब करके बहेगा। जब चीजें भारी होती हैं तो पानी में डूब जाती है कि नहीं डूबती है? डूब जाती है। जब ये वाला होगा तो इस ब्लड के अंदर डूब कर बहेगा, और जब
ये वाला होगा तो ब्लड के ऊपर तैरता हुआ बहेगा। जी सर। अब तैरना और डूबने से क्या फर्क हो गया? अच्छा बुरा, बैड लिपिड और फैट, अच्छा गुड लिपिड और फैट बैड लिपिड में कैसे फर्क हो गया ये? डूबे तो सर, जो डूब के बहेगा तो सर वो अच्छा होगा कि जो तैर कर बहेगा, जो तैरता हुआ बहेगा वो अच्छा होगा। जो तैर के बाद वो अच्छा वही खराब है लिपिड। अपना ना सोचो कि आप तैर रहे हैं जिंदगी बल्कि अच्छा है। डूबने वाला देखो मेरी बात, आप कभी कभी डूबना भी अच्छा होता है। सुनो मेरी बात, ये धमनियां और शिराएं हैं। अगर ये धमनियां शिराएं पतली हो जाएंगी जी सर, तो खून का बहाव कम हो क्या होगा? प्रेशर बढ़ जाएगा ना, तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। और जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तो हमारे हार्ट को काम ज्यादा करना पड़ेगा। जी सर। और जब काम हार्ट को लगातार ज्यादा काम करना पड़ेगा तो हमारा हार्ट भी एक दिन थक जाएगा। जी सर। और जब थक जाएगा तब जीवन फना हो जाएगा। फना क्या मतलब क्या हुआ? जीवन लीला समाप्त समाप्त। सूफिज्म पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़े हैं। सूफीज्म, हाँ इससे सर। पढ़ा कि फना वर्ड आता था ना? फना फना, ये फना शुक्र है आज वादे फना। बहुत ये फना शुक्र है आज वादे फना। ठीक है, चलिए वो छोड़िए, सूफिज्म में नहीं जा रहे इसका। जब ये ब्लड के अंदर HDL रहेगा तो ब्लड के अंदर डूब कर बहेगा। और जब ये वाला लिपिड रहेगा तो ब्लड के ऊपर तैरता हुआ बहेगा। और जब तैरेगा तो ये जो ब्लड कैपिलरीज की दीवारें हैं उस पर चिपकता चला जाएगा। वो कोलेस्ट्रॉल जमता है उसको। और जब चिपकता चला जाएगा क्या होगा? नस सर पतली हो जाए, पतली होती चली जाएंगी। और पतली यहाँ होती चली जाएंगी तो क्या होगा? प्रेशर इसके दिल के ऊपर कितना परेशान दिल है। बहुत परेशान है, सच में। टूटे हुए दिल का बोझ, कुदरत का सल्तनत भी हिल जाता है उसमें। टूटे हुए दिल का जो बोझ होता है उस पर ईश्वर का सिंहासन भी हिल जाता है। तो फायदेमंद किसका कौन सा होगा? HDL फायदा होगा। अब समझ गए कि नहीं? हाँ सर। इसीलिए उसको किस्सा कहानी को अब नहीं भूलेगा, क्योंकि जो तैरेगा, जो डूब कर रहेगा वो आर्टरीज और वेन की दीवारों पर नहीं चिपकेगा। अब सवाल उठता है किसको क्या खाएं कि जिससे जिस वो चीज खाइए जिसमें इसकी मात्रा क्या हो? कम हो। और वो चीज खाइए जिसकी मात्रा इसमें ज्यादा हो। अब क्या करना है? अब सिलेक्शन हमें ये देखना है कि क्या HDL। जी सर। तो बादाम जो होता है 5 पीसेस बादाम, वो आपकी जो है ब्लड को फाइन करेगा, इसकी तादाद को बढ़ाएगा, इसकी बादाम और चटोरी जितनी चीजें हैं वो मिल रही है। जवान की स्वाद कलियां को तो मजा आ जाएगा। स्वाद कलियां, टेस्ट बड जिसको कहते हैं, टेस्ट बड मजा आ गया, बढ़िया कड़वा बिल्कुल बढ़िया से। लेकिन उसका कंसंट्रेशन क्या है? इसका बहुत ज्यादा। इसीलिए जंक फूड जो होता है क्या कहा जाता है? इसी को जंक फूड कहा जाता है। पिज्जा, बर्गर खाया तो मजा तो आ गया, टेस्ट बड तो मजा आ गया। इसीलिए ये सबसे बड़ा पोल्यूशन, ये सबसे आपको बड़ा ग्रोथ करता है। अब समझे HDL LDL का मसला? जी सर। तो ध्यान दीजिएगा, साइड में जो बता देते हैं कॉन्सेप्ट होता है, यही आपको सवाल मिलेगा UPSC के लिए। जी सर।
तो आप ऐसे लफाजी करके चले गए। तो क्वांटिटी पोल्यूटेंट्स क्या है? जिसकी मात्रा इसकी ये खुद पोल्यूटेंट्स नहीं है, मात्रा से बढ़ जाएगी, और मात्रा जब लार्वल से बढ़ जाएगी तो ग्लोबल वार्मिंग हो जाए। अब बात समझ में? एग्जाम्पल लिख लीजिए इसके बारे में। सामान्यतः ये प्रदूषक नहीं होते, लेकिन मात्रा बढ़ने पर प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। CO2 एग्जाम्पल CO2। क्वेश्चन Which of the following is not pollutant? निम्नलिखित में कौन प्रदूषक नहीं है? CO2 क्या चीज? क्या क्यों नहीं? इट इज अ नाइट्रस ऑक्साइड है ना, और नाइट्रस ऑक्साइड क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैस नहीं है। और ग्रीन हाउस गैस क्या करेगी? ग्लोबल वार्मिंग नहीं करेगी, प्रदूषण करेगी। जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं वो क्या पैदा करती है? ग्लोबल। तो इसका मतलब है जो गैसेस ग्लोबल वार्मिंग पैदा करेगी तो प्रदूषक हुए कि नहीं हुए? तो ये ग्रीन हाउस गैसेस है। तो पोल्यूट यही सवाल पूछेगा यूपीएससी में, हल्का पूछे इस तरह पूछेगा, उसमें भी आ जाएगा आदमी को क्या होगा? CO2 नहीं है सर, ये प्रकाश संश्लेषण। अब क्वेश्चन फिर से लीजिए। इसकी जब मात्रा बढ़ेगी तो पहले एग्जांपल ये सब निम्नलिखित में कौन पोल्यूटेंट है, प्रदूषक है? ऑल। हाँ सर, और जिसमें अगर आ जाए फिर से मारेंगे आप। ये वाला ऑल सर, वहाँ पे लिखा इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ CO2। हाँ तो ऑल हो जाएगा। जिसकी सांद्रता बढ़ जाती है। कौन सा पोल्यूटेंट है, कौन सा है? तो आप बताइए। ऑल होगा सर। हाँ, आल हो गई। अभी नहीं समझ में आई बात? आई सर, आई सर। मैंने पहला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में कौन सा पोल्यूटेंट नहीं है। हमने अभी यही तो कहा था कि CO2 सामान्यतः पोल्यूटेंट्स नहीं है। अरे भाई, अगर पोल्यूटेंट होता तो आप बताइए क्या नाम है? पूरी दुनिया CO2 ही में चल रही है। जी सर। जो भी कुछ खा पी रहे हो सब CO2, जो भी ऑक्सीजन ले रहे हो
CO2 का प्रेजेंट है। तो मैंने कहा निम्नलिखित में कौन पोल्यूटेंट नहीं है? तो नहीं, ये तो कौन नहीं है? ये है, ये है, ये है, ये नहीं है। फिर से आपको कंफ्यूजन हुआ, नहीं समझ में आया, मैंने दूसरा क्वेश्चन बनाया, व्हिच आर द फॉलोइंग इज अ पोल्यूटेंट? कौन निम्नलिखित प्रदूषक है? ऑल अब देखिए इसका जो मात्रा दूसरा CO2 के बारे में आया, मात्रा बढ़ने पर इंक्रीज कंसंट्रेशन जब हो जाएगा CO2 का तो ये पोल्यूटेंट बन जाएगा। बन जाएगा। नहीं समझे बात? समझ नहीं आया समझ में? मैंने ये कहा कि अभी हम पढ़ रहे थे क्वांटिटेटिव पोल्यूशन, मात्रात्मक जो है वो चीज। मैंने कहा कि रियलिटी में ये पोल्यूटेंट नहीं होता है, लेकिन इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाए तब होता है। हमने CO2 की बात की, हमने ये कहा कि CO2 रियलिटी में पोल्यूटेंट नहीं है, और ये प्रूव किया क्यों नहीं है? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की सारी क्रियाएं हो रही हैं, पृथ्वी का गर्म होना भी CO2 कर रहा है, तो ये पोल्यूटेंट कैसे हुआ? लेकिन हाँ, इसका कंसंट्रेशन अगर बढ़ जाएगा ज्यादा तो ये ग्लोबल वार्मिंग कर देगा, क्लाइमेट चेंज कर देगा, तब पोल्यूटेंट है। इसलिए पहले क्वेश्चन में हमने दिया व्हिच आर द फॉलोइंग इज नॉट पोल्यूटेंट। यहाँ पर इंक्रीज और डिक्रीज की बात नहीं कर रहा है, सिर्फ CO2 की बात कर रहा है, और यहाँ पर कह रहा है इंक्रीज कंसंट्रेशन। समझ रहे बात? थोड़ा सा फर्क पे ही सवाल कमीशन ऐसा ही तो पूछेगा आपसे। अभी भी नहीं समझ आएगी? समझ में आया सबको? आया? नायक पूछ लो। अब दूसरा लिख लीजिए, गुणात्मक प्रदूषक। नहीं आया समझ में? आया? कुछ डाउट और डायलमा में है? कुछ डाउट डायलमा में है? अगर डाउट और डायलमा में तो सवाल पूछिए। अब वो सोच रहे हैं क्वेश्चन पेपर उसमें किताब में CO2 प्रदूषक लिखा है। किताब भी तो हमें आपने बनाया है, लिखने के तरीके से ही तो गड़बड़ हो जाएगा। आप खुद सोचिए CO2 कैसे पोल्यूटेड हो जाएगा? नहीं, एक बात बताओ, रीजन खुद सोचो, नहीं होगा ना, क्योंकि सारा प्रकाश संश्लेषण CO2 तो कर रहा है। ये पृथ्वी जो हम लोग यहाँ पर 20-22 डिग्री सेंटीग्रेड रहने के लिए है, यही गैसेस तो कर रही है। अगर ये ना होती तो पृथ्वी क्या होता? ये बर्फ का गोला हो, और बर्फ गोले में रह मिलता, और अगर रह मिलता तो बहुत सारे लोग पलायन करके आर्कटिक में चले गए होते, स्केटिंग कर रहे होते। लेकिन जानते हैं कि बस घुस तो जाएंगे, लौट के वापस नहीं आएंगे। हाथी के पूर्वज मैमाथ जैसे गए थे, वैसे ही वहीं विलुप्त हो जाएंगे वहीं पर। 1 करोड़ साल बाद निकलेगा वो भी। 1 करोड़ साल बाद कोई रिसर्च जाएगा करने तो बिल्कुल ऐसे ही मिल जाएंगे। हंसते हुए ये मसला है, बहुत होशियार है। अगला लिखिए, गुणात्मक प्रदूषक, क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट। क्वालिटेटिव यानी गुणात्मक गुणात्मक प्रदूषण का मतलब होता है कि चाहे थोड़ा हो चाहे ज्यादा हो, इनकी मौजूदगी ही पोल्यूटेंट्स है। नहीं समझे बात? क्वालिटेटिव का मतलब हुआ इसमें ज्यादा और कम की बात नहीं है, केवल मात्र इनकी मौजूदगी ही पोल्यूटेंट्स है। लिख लीजिए इसमें, ऐसे पदार्थ जिनकी उपस्थिति ही, ऐसे पदार्थ जिनकी उपस्थिति प्रदूषण उत्पन्न कर दे,
उपस्थिति ही प्रदूषण उत्पन्न कर दे। उसको कहते हैं गुणात्मक प्रदूषण। एग्जाम्पल लिख लीजिए, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड CO2 CO5 एक्सेट्रा। ये हो गई बात। अब लिख लीजिए दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ किसके? विकास के आधार पर। एक आपने सुना नहीं है कि देखो भैया रात को पेड़ के नीचे मत सोना। जी सर, हाँ। मैं तो क्यों नहीं सोना चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। और ये बात अगर सत्य होती तो सदियों से मनुष्य का विकास अभी 1 लाख से शुरू हुआ है ना। जी सर, हाँ। और जीवन की उत्पत्ति कब हुई? किसी भी जीव को CO2 की मात्रा के बढ़ने से कोई दिक्कत हुई है? बताओ। अब तक ऐसा ही होता कि रात को सोने से किसी जीव के ऊपर इफेक्ट पड़ता तो सारे चिड़िया परिंदे रात को पेड़ ही। वही तो सर, हाँ। जितने जानवर पेड़ों के नीचे ही तो सोते हैं, कभी किसी के ऊपर इफेक्ट पड़ा? ये कह रहा है सर, तो पेड़ गिर जाते सकता है सब कह रहे सर की हो सकता है। Absolutely। आज से ये सब किस्सा कहानी मत जाइए। नहीं सर, आज से पेड़ के नीचे पत्तियाँ, ये क्या है? पत्ती से और ये क्या? रंध्र, ये इसमें बेटा बिल्कुल सही। दिन को प्रकाश संश्लेषण होता है, और प्रकाश संश्लेषण होता है तो क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण होगा तो सर कार्बन डाइऑक्साइड ये ग्रहण करेंगे पानी, हाँ। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण का उल्टी क्रिया क्या है? अगर आ जाए सवाल PCS में IAS में क्या होगा? बिल्कुल उल्टा। कौन सी होगी? अब देखिए, ये जीव है ना, तो जीव है तो रिस्पिरेशन भी तो करेगा, और जो रिस्पिरेशन करेगा यही चीज उल्टा रिएक्शन करेगी। तो हुआ भाई, ग्लूकोज खाया, ऑक्सीजन को लिया, और ऑक्सीजन करती क्या है? ऑक्सीजन जलाती है। और इसको जब जलाया तो क्या बनेगा? CO2 और क्या मिला? पानी। और यही ऊर्जा तो हमारी चाहत है, और ये चाहत कहां से आई है? यहाँ से टूट कर आई है, और टूट जाते हैं वह बुला दिया। नहीं समझे बात? इसकी बात कर रहा हूँ, जो टूट जाते हैं वह बुला दिए जाते हैं, इसलिए टूटना नहीं है। जीवन में थक
झटके लगेंगे बहुत सारे, गाँव निकल गया। पेपर होगा, फिर हो जाएंगे, फिर उठेंगे। जो विल पावर होगा, और विल पावर किसका मजबूत होगा? जो टूटेगा ये टूटेगा। जिसका शरीर और जिसका मानसिक दोनों मजबूत होगा। लड़ाइयाँ जीत हार जो होती है विल पावर से होती है, शरीर के पावर से नहीं। बेकार है। भैया आगे कुछ लोग कितनी बड़ी शरीर है, हल्का सा कुआ हबड़ा के लोग होने लगे। अब देखिए ये क्रिया पत्तियों में हो रही है, तो आपने कहा रात को ज्यादा छोड़ते हैं, क्यों छोड़ते हैं? सर वो श्वसन कर तो श्वसन जीव नहीं कर रहा है। हाँ सर। अगर श्वसन से CO2 से अगर नुकसान होता तो मनुष्य जीवधारियों से ज्यादा श्वसन CO2 को छोड़ता है। लेकिन सर वहाँ पर कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा ना पेड़ के नीचे। रात को इंस्ट्रूमेंटा बंद हो जाते हैं, वहाँ का टेम्परेचर भी अलग है। रात को स्टोव इंस्ट्रूमेंटा जो होता है बंद हो जाते हैं, जो श्वसन क्रिया में ये चीज निकलती है वो पैक हो जाती है और अगले दिन CO2 को लेकर प्रकाश संश्लेषण किया। और थोड़ी बहुत मात्रा जो निकलती है वो नेग्लिजिबल होती है। और अगर CO2 रात के ज्यादा छोड़ने से हमें नुकसान होता तो मनुष्य पूरा परिवार एक घर ही में सोया, माँ CO2 निकल रहा है। लेकिन CO2 से कहीं किसी को डिस्ट्रक्शन हुआ कभी कुछ नहीं हुआ। ये सब रात को इंस्ट्रूमेंट बंद हो जाते हैं और जो रिस्पिरेशन से CO2 बनती है तो वो उसी पत्तियों पैक होती है। ये अगले दिन प्रकाश संश्लेषण क्रिया होता है और मनुष्य के अंदर CO2 को इज़ार करने की क्षमता नहीं है। CO2 हर तरीके से जैसे आपने देखा कि खेतों के उससे ज्यादा CO2 निकल रही है, पशुओं की उससे निकल रही है, मनुष्य के शरीर से CO2 निकल रही है, तो निकल ही रही ना। अगर CO2 डिस्ट्रक्टिव होता तो क्या होता कि सारे जीव तो धराशायी हो जाते। कुछ नहीं कहने यार, जितने गाँव में जो गर्मी जो होती है सब पेड़ के नीचे तो वही तो सर सोते से क्या कभी किसी कुछ हुआ नहीं सर, मोटर लगा के सर अभी भी सोते हैं। इसीलिए सोते बड़े, ठंडी हवा रहेगी बढ़िया। हाँ बोलो। टेम्परेचर भी तो अलग रहता है ऐसे। टेम्परेचर ठंडा कर देता तो मजा आ जाता है। बढ़िया रहता है उसमें। गर्मी में अगर यार ये बताओ किसी भी जीव को CO2 पेड़ के नीचे से CO2 पड़ने से किसी कोई नुकसान हुआ तो बताओ? नहीं सर। पूरे आज से मानवता के इतिहास में परिंदे सब पेड़ों ही पे सोते हैं और जीवों से ज्यादा सेंसिटिव कौन होता है? वो जरा सा अगर नुकसान उठा देंगे तो परिंदे। हाँ सर, कुछ नहीं होता। सब कहने वाले बात। मतलब डोम है सब आज तक जो पढ़ाए हैं। बेकार है। खुद सोचो यार, जी खुद सर। सोचो श्वसन की क्रिया सबसे ज्यादा फास्ट किस में होगी? सबसे ज्यादा श्वसन की क्रिया ही में तो CO2 निकलती है। जी सर। इंसान अच्छा एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए, एक रिलैक्स होकर बैठे हो और चल रहे हो दौड़ और दौड़ रहे हो, तीनों में श्वसन क्रिया किस में ज्यादा? दौड़ने में। तो एनिमल तो सबसे ज्यादा गतिशील होता है, सबसे ज्यादा श्वसन वो लेता है और जो श्वसन लेगा तो जाहिर है CO2 तो निकलेगा। तो सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर तो एनिमल्स होता है ना। तो आप बताइए किसी एनिमल के बगल में कोई एनिमल के जाने से क्या नुकसानदेह हो जाता है? कुछ नहीं होता। पौधे तो बेचारे शांति से बैठ खड़े हैं। जो शांत जितना ही उतना श्वसन क्रिया बहुत स्लो होती है। एक लॉजिक ये भी देखो। जी सर।
बताओ पेड़ में हमेशा पति, आज से चिड़िया पति के सब कर रहे हैं, नीचे सब गाय भैंस बैठी रहती है, गाय पसेरा कर रहे हैं, किसी से कोई अगर नुकसान, जीव तो भी हमारी तरह, किसी कुछ नुकसान हुआ? कुछ नहीं हुआ, सर्टिफिकेशन हो रहा है भाई, ऐसा कुछ थोड़ी है। चलो आगे अब आदमी भ्रुकुटी तरी हुई सबकी, क्या यार अब तक का मामला दूसरा था, गुजराओ खुद सोचो। जी सर, गलत बताए? एकदम सही सर, एकदम सही। अब विकास क्या है? साइंटिफिकली प्रूफ को बंद हो जाता है। और CO2 पत्तियों से कहाँ से निकलेगा? यही तो निकलेगा। और जो रात को रिस्पिरेशन करते हैं पौधे, क्योंकि पौधे में रिस्पिरेशन का स्लो, और जो CO2 बना उसको स्टोर करते हैं, अगले दिन प्रकाश संश्लेषण इस्तेमाल करते हैं। तो निकला का कुछ नहीं निकला, जीव जंतु और CO2 ही निकाला है। अगला देखिए, विकास के आधार पर लिख लीजिए 1 डिग्री एंड 2 डिग्री पोल्यूटेंट्स। प्राथमिक प्रदूषक और द्वितीय प्रदूषक। हमेशा कोशिश करो चीजों को छोटी छोटी चीजों समझो। हवा करने से नहीं कि जल्दी खत्म होगा, उससे कुछ नहीं होगा, खत्म 50 बार करो कुछ नहीं होगा। चीजों को खाओ चबा चबा, हजम करो, परमानेंट नहीं तो पेट में जाएगा तो वैसे निकल जाएगा। जब वो पेट में जाने वाली चीज आपकी रगों में पहुंच जाए, वही पोषण। जी सर, समझ रहे हो? जी। सेकेंडरी पोल्यूटेंट, प्राथमिक प्रदूषक, द्वितीय प्रदूषक में बताओ क्या क्या है ये? बताओ। प्राथमिक और द्वितीय प्रदूषक। मट्टी में बोलो कचरा। ये क्या है? क्या सर? अरे भाई कार है। हाँ सरकार, इससे जो प्रदूषक निकला, सर भैया स्रोत क्या है प्रदूषक का? कार। जब प्रदूषक जिस स्रोत से निकलता है, जो प्रदूषक किसी स्रोत से निकला, जो स्रोत से डायरेक्ट निकलता है उसको प्राइमरी करना पड़ेगा। क्या हो गया? रुक जाइए थोड़ा, रुक जाइए, रिलैक्स कर रहा है। बोल दीजिए। कुछ नहीं होगा, नहीं होगा सर। तो सेकेंडरी नहीं समझ में आया? समझ गए, समझ गए। कार से धुआं निकला, वो जो नुकसान दे रहा है, नुकसान कर रहा है, वही तो पॉल्यूटेंट हुआ। जो किसी स्रोत से डायरेक्ट निकला, जो निकला था, आगे चलकर फिर किसी से रिएक्शन किया,
रिएक्शन करने के बाद ये बना दिया। अब सवाल फिर उठता है कि प्राइमरी पोल्यूटेंट ज्यादा नुकसानदेह है कि सेकेंडरी पोल्यूटेंट? सेकेंडरी वही नहीं है तो एक कह रहा प्राइमरी सेकेंडरी चार से मिलकर कौन नुकसान ज्यादा होगा? सेकेंडरी पोल्यूटेंट ज्यादा होगा। लिख लीजिए पहला प्राइमरी पोल्यूटेंट लिख लीजिए जो सीधे स्रोत से निर्मित होते हैं, जो सीधे स्रोत से निर्मित होते हैं तथा इनका विकास किसी रासायनिक अभिक्रिया से नहीं होता है, प्राथमिक पोल्यूटेंट कहते हैं। एग्जाम्पल CO क्या? दूसरा NO, SO2 मोस्ट हाइड्रोकार्बन, ज्यादातर हाइड्रोकार्बन, ज्यादातर सस्पेंडेड पार्टिकल क्या बोलते हैं? जो फंसे रहते हैं क्या कहते हैं? धूलकण। सस्पेंडेड पार्टिकल का मतलब जैसे हवा है, हवा के अंदर ही उसे पार्टिकल रहते हैं। सच की हिंदी में क्या बोला जाता है? सस्पेंडेड निकलो ऐसे यार, निलंबित। हाँ निलंबित पार्टिकल, निलंबित कर सही, ठीक है। अगला लिखिए सेकेंडरी पोल्यूटेंट, ऐसे प्रदूषक जो प्राथमिक प्रदूषक से हुई अभिक्रिया से पैदा होते हैं। ऐसे प्रदूषक जो प्राथमिक प्रदूषक से हुई क्रिया से पैदा होते हैं। देखिए वो है ना, एग्जाम्पल लिख लीजिए। यूपी कमीशन खूब सवाल पूछता है सेकेंडरी पोल्यूटेंट का एग्जाम्पल कौन पूछता है? 4 दे देगा, 3 इससे पूछेगा दे देगा, 1 इसका दे देगा, कहेगा सेकेंडरी पोल्यूटेंट लिखित में कौन है, या 3 इसका दे देगा, 1 इसका दे देगा, कहेगा प्राथमिक पोल्यूशन कौन है। बहुत बार पूछा जाता है हर कमीशन में, हर अल्टरनेट या हर साल में, चाहे समीक्षा, चाहे वनडे या चाहे पीसीएस, चाहे जो भी एक सवाल यहाँ जो है लिख लीजिए। कौन कौन लिख लीजिए? SO3, SO2 नहीं, SO3, HNO3, H2SO4, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, H2O2, O3 कई बार ऑप्शन में आता है। O3 प्रदूषक है, O3 प्रदूषक है, प्रदूषक है कि द्वितीय प्रदूषक। प्रदूषक अभी बताते कैसे होता है। जैसे ओजोन की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती जब आप वेल्डर होता है ना, वेल्डर जब वेल्डिंग करता है तो उससे नाइट्रोजन एनोड होता है, वो एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन है, तो उससे रिएक्शन करके O3 बनाता है, क्योंकि ऑक्सीजन निकल के 3 मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं।
और वो O3 जो होता है हमारी आंखों को बहुत तेज इरिटेट करके लाल कर देता है। इसीलिए वेल्डिंग करने वाला हर व्यक्ति हमेशा काला चश्मा। आदमी सोचते हैं कि फैशन में चश्मा लगा रहा है। जो वेल्डिंग कर रहा है वहाँ O3 बन रही है। O3 हमारी आंखों को क्या करेगा? O3 प्रोटेक्टर्स कहाँ है? गुड ओजोन बैड ओजोन होता ना? हाँ सर। चलो बताओ। गुड ओजोन बैड ओजोन होता है। गुड ओजोन कहाँ होगा? और बैड ओजोन शोक मंडल। तो बैड ओजोन प्रदूषक नहीं हो गया? हुआ ना? हुआ कि नहीं बताइए? हुआ सर। दो कैटेगराइजेशन गुड ओजोन बैड ओजोन होता है। अगर गुड ओजोन स्ट्रेटोस्फीयर में और बैड ओजोन ट्रोपोस्फीयर में, बैड है तो पोल्यूटेड तभी तो बैड कहा गया। जी सर। ठीक, क्या बता रहे थे? यही सब चश्मा। नेक्स्ट पान। पान पान जो खाया जाता है भाई। वही मतलब पान और डली कट्ठा वाला नहीं है ये। आदमी सोचे पान क्या हो गया? नाइट्रेट। पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट लिख लो पान। तो पान और डली कट्ठा वाला नहीं है ये पान पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट है। अगला लिख लीजिए स्मोक। स्मोक। दो से बना है स्मोक और फॉग से मिलकर क्या बना? स्मोक। दो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स हैं। बहुत बार पूछा जाता है। स्मोक। सेकेंडरी पोल्यूटेंट में क्या क्या आ गया? O3 आएगा। कैसे आएगा? आंखों को रेड। अगर सेकेंडरी O3 सेकेंडरी पोल्यूटेंट कैसे? ऑक्सीजन कौन सा वो बताओ? क्या? O3 सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। क्यों पोल्यूटेंट है? तो प्राइमरी इसका पोल्यूटेंट कौन सा? किसका? O3 का? आप O2 हो जाएगा। ऑक्सीजन पोल्यूटेंट है। नहीं सर। वो जो सिंगल वो निकल रहा है यानी कि जो आयन येलो वही येलो होगा। जो नाइट्रस ऑक्साइड निकल जो आयनिक वो है यानी कि सिंगल जो दूसरे से निकल आप सही कहा। एटम ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का जो एक फ्री रेडिकल जो होता है वो वो पोल्यूटेंट है। ऑक्साइड। और इसने रिएक्शन इससे कर लिया, O3 बन गया। इसीलिए सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। ध्यान रखिएगा, पूछा गया है कमीशन ने कई बार। पान प्राइमरी है कि सेकेंडरी? सेकेंडरी। स्मोक किससे बना है? स्मोक और फॉग से। राइट है। अब कोहरा है, कमरे में यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ भोकाल टाइट के इनको कस के टाइट किए, अपने आप को कॉन्फिडेंस पैदा करने की मैं पढ़ा आगे क्या क्या लिखे आपने? पान भी पूछा जाता है, स्मोक पूछा जाता है और O3 कई बार पूछा गया है। अब आइए विघटन के आधार पर, विघटन का आधार, बेसिस ऑफ डिसइंटीग्रेशन, विघटन के आधार, विघटन के आधार, इसी का पार्ट है। उत्पत्ति के आधार पर पहले विघटन लिख लो।
बिगड़ गया। बायो डिग्रेडेबल और दूसरा नॉन बायोडिग्रेडेबल। एक सवाल जितना एक पोल्यूटेंट से ना आ जाए जो कहे आ जाए। क्या एक सवाल जो पोल्यूटेंट अब तक बताए ना कई उस बेस पर जी कमीशन में वैसे आ जाएगा 100% आता है, कोई दिक्कत नहीं है। बायोडिग्रेडेबल यार निम्नीकरण और अनिम्नीकरण बताओ लिख लीजिए पहले हिंदी में लिख लीजिए इसको बायोडिग्रेडेबल जैव निम्नीकरण इसको बोलते हैं। ऐसे प्रदूषक प्लास्टिक के ऐसे प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित कर दिए जाते हैं। सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित कर दिए जाते हैं, जैसे मल, फीसेस, सीवेज। सीवेज का मतलब अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट जो घरों से निकलते हैं, खाद्य पदार्थ ऑर्गेनिक जिनके होते हैं, ये सब्जी है तरकारी से बच जाता है छिलका वगैरह से तो इसको क्या करेगा मैं सूक्ष्म जीव इसको सड़ा गला कर खत्म कर देगा। ये तो हुआ जी सर। तो बायोडिग्रेडेबल जो निम्नीकरण ऐसे पोल्यूटेंट जिसको सूक्ष्म जीव बायोडिग्रेड यानी उसको अपघटित नहीं कर पाता या करता है बहुत साल लग जाता है, लाख 100 साल 200 साल 400 साल लग जाता है उसके। तो ऐसे पोल्यूटेंट लिख लीजिए इसमें लिख लीजिए ऐसे प्रदूषक जिसको सूक्ष्म जीव द्वारा अपघटित नहीं किया जाता। इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए। ये कमीशन पूछता है कि निम्नलिखित पिछाड़ी में कौन सा नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स है, या 3 इसका दे दिया, 1 इसका दे दिया, कहेगा निम्नलिखित पहचानिए कौन सा बायोडिग्रेडेबल। BHC DDT। ठीक, आगे लिखिए प्लास्टिक। प्लास्टिक, ग्लास, प्लास्टिक, ग्लास, ठीक है। मर्क्यूरिक साल्ट, मर्क्यूरिक साल्ट, लिख लीजिए कौन ज्यादा नुकसानदेह होगा। लिख लीजिए नॉन बायोडिग्रेडेबल ज्यादा खतरनाक होता है बायोडिग्रेडेबल से। प्राकृतिक प्रदूषण और प्रदूषक और
समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा है? नेचुरल वो बढ़िया से करो, मैराथन इसमें भी मारो। नेचुरल, प्राकृतिक और एंथ्रोपोजेनिक, मानव निर्मित। क्या कह रहे हो? बताओ। ये नेचुरल प्रदूषक है, यानी प्राकृतिक। कोई एग्जाम्पल बताओ। ज्वालामुखी उद्गार से बहुत सारी जो गैसेस, सल्फर के ऑक्साइड है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, और बहुत सारे पार्टिकुलेट मैटर होते हैं जो हवा में खुद उसी में तैरते रहते हैं, हाइड्रोकार्बन्स के कण होते हैं। तो वो क्या होंगे? वो नेचुरल प्राकृतिक प्रदूषक होंगे। और दूसरी बात ध्यान दीजिएगा, अरे प्राकृतिक निर्मित क्या चीज बोल रहा हूं? ये क्या है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। डाइऑक्साइड नहीं, नाइट्रोजन अब नाइट्रोजन नेचुरली मिलता है कि नहीं? मिलता है कितना? 78% सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन 28 लगभग। ये मिलता है कि नहीं मिलता है नेचुरली? बिजली को कड़कने दे और बादल को गरजने दे। जब बादल गरजते हैं और बिजली कड़कती है तो इससे नाइट्रोजन के ऑक्साइड नेचुरली नहीं समझ आएगा। आई से ये तो है ना जी, ये है। और जब गरजती है बिजली तो ऑटोमेटिकली क्या बने? नाइट्रोजन के ऑक्साइड। और नाइट्रोजन के ऑक्साइड क्या है? पोल्यूटेड है। पोल्यूटेड यही सब पूछा है। प्राकृतिक नेचुरल सर। बादल को गरजने दे और बिजली को कड़कने दे और उसी दौरान क्या बनेगा? और नाइट्रोजन के ऑक्साइड बन जाएंगे। और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जब बन जाएंगे तब पोल्यूटेड नहीं समझ में आई बात? बहुत अच्छे से आगे बढ़िए। नेचुरल है ना? डीडीटी क्या फुल फॉर्म होता है? फुल फॉर्म पूछा गया है, आप बताइए। डीडीटी का फुल फॉर्म कौन बताएगा? डाई क्लोरो सही बोला आपने। हाँ तो बोलना तो सब बता देंगे। शायद मुझे याद नहीं है। हाँ, थोड़ा सा आधा ये बता, आधा वो जोड़ दिया डाई क्लोरो डाई फॉस्फेट, डाई क्लोरो डाई ट्राइक्लोरो एथेन। लिख लीजिएगा, ये पूछा जाता है। VHC का फुल फॉर्म क्या है? VHC हमने बताया ना सेकेंडरी प्रोडक्ट VHC। बेंजीन हेक्साक्लोराइड। आसान सब पूछा जाता है, अब फुल फॉर्म उसका पूछा जाता है। मिलाने को जब आएगा ना, जैसे चार ऑब्जर्वेशन दे देगा, इधर फुल फॉर्म उसको मिलाने का आएगा। बेंजीन हेक्साक्लोराइड उसको गूगल में होता, हमारे जवान से कुछ गलत निकल जाए तो हम बना दो। ट्राइक्लोरो ट्राइक्लोरो
डाइक्लोरो डाइफेनिल डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। इसको देख लीजिए, कोई गूगल में देख लीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। क्या फायदा गूगल में फंसा है। ट्राइक्लोरोएथेन, हाँ सर। ये समझ में आई? एक सूक्ष्म क्या है, इसको देखो, ये नेचुरल हुआ। जी सर। ये किसने बनाया? किसी मनुष्य ने ही तो बनाया था। मनुष्य ने कीटनाशक कीटनाशक के रूप में 1950 के बीच में देखा गया कि मलेरिया की बीमारी से मलेरिया की बीमारी से 50-51 के बीच में 34 से 50 से 55 या 34 से 35 लाख लोग मलेरिया से मर जाते हैं। और मलेरिया किससे हो रहा है? मलेरिया मच्छर केवल उसका वाहक है। हाँ सर, हाँ सर, हाँ नहीं समझ में? आ गया सर। देखो, वो गंदे पहले इसको समझ लो, फिर उसकी बात करते हैं। 1900 इतने लोग मर गए किससे? मलेरिया से। कीटवाहक कीटनाशक जब बनाया 3 लाख। मच्छर मर गए। मच्छर कीट ही तो है, मर गए ना। निगेटिव इंपैक्ट पोल्यूशन कैसे हुआ? ये पोल्यूटेड कैसे हुआ? घर में होंगे, इसी से गए होंगे। अरे भाई, गए होंगे तो मर गए तो फायदा हुआ। अरे हमने कहा कि ये जो हुआ, ये इतने लोग मर गए थे। ये बनाया, मच्छर मर गए। अब बीमार कितने लोग मरे? 3 लाख। तो पोल्यूटेड्स फिर कैसे हो गया? DDT डीडीटी क्या हुआ? ये डायरेक्ट पक्षियों के शरीर के अंदर पहुंच गया। ये पक्षियों के, पक्षी और खाते जब हैं। बर्ड्स के अंदर जब गया तो बर्ड्स की जो यूट्रस थी, यूट्रस के अंदर क्या किया? जो एग्स बनते थे, उस ओवरी के अंदर जो एग थे, उसके छिलके को कितना माइन्यूट पतला कर दिया इस डीडीटी ने कि सारी प्रजातियां संभाल। छिलका नहीं रहेगा, अंडे नहीं होंगे तो बच्चे नहीं। बहुत सारे बर्ड्स की सीधे उसके इंटेस्टाइन को काट दिया बच्चों ने। और बैक्टीरिया मर गई प्रदूषण। एंथ्रोपोजेनिक्स, नेचुरल वॉल्केनो वगैरह तो सब जानते ही हो, इसलिए हमने बता दिया कि थोड़ा सा कुछ नहीं आई समझ। ये मनुष्य ने बनाया था ना, तो मैन मेड हो गया कि नहीं हुआ प्रदूषण? हो गया। आगे डीडीटी माने निर्मित होगा ना सर? मानवदारी की मानव ने बनाया। मूलर ने बनाया ना, क्या जी। मूलर या मूलर ने बनाया। पूछा जाता है कि फैक्ट वगैरह में जैसा विश्वविद्यालय के वर्जन मूलर ने बनाया था। लेकिन ये प्रदूषण का वर्गीकरण, अब प्रदूषक हो गया, अब प्रदूषण का वर्गीकरण। तो प्रदूषक का वर्गीकरण में क्लासिफिकेशन कैसे कैसे हम लोगों ने किया?
पहला फेज क्या था बताइए। एक इधर से बताएं, एक इधर से बताएं, फिर एक उधर से बताएं, फिर उधर से बताएं, ऐसे बताओ। एक प्रदूषक का वर्गीकरण बताओ। एक लाइन को इधर अपने लाइन की जब लगा लेना है बताइए। प्रदूषण का वर्गीकरण, प्रदूषक का वर्गीकरण, प्रदूषक का जो पढ़ा चुके हैं पहला वर्गीकरण विज्ञान किस बेस पे? मात्रा के आधार। बहुत अच्छी बात। इस लाइन से कौन बताएगा? विकास के आधार पर। बहुत सही। इस आधार पे उत्पत्ति के आधार पर चलेगी सीखना। मात्रा के आधार तो हो गया। मात्रा के आधार पर क्वांटिटी क्वालिटी हो गई। आप बताओ तो आप ही सारी चीजें दे रहे हो ना? हां क्वांटिटी के आधार पर समापन क्या था? विघटन के आधार पर। समापन के आधार पे गुणों के आधार उसके बाद गुणों के आधार पर। तो पहला आधार हमने बताया कि आप लोगों ने मात्रा मात्रा के आधार पर कितने प्रकार के हो गए? कौन कौन सा? क्वांटिटी वाले में क्या आएगा? क्वांटिटी में सर CO2 आ जाएगा। क्वालिटी में क्या आ जाएगा? जो भी क्वालिटी थोड़ा सा प्रतिशत एनो SO सब चीज होगी। दूसरा क्या आपने बताया? विकास का विकास के आधार प्राइमरी सेकेंडरी बताया। तो प्राइमरी में एक बताओ क्वालिटी, कोई बताओ आप बताओ। एक प्राइमरी में बताओ कोई का SO2 बिल्कुल। आप बताओ इधर H2SO4 वो तो सेकेंडरी है। ये तो गलत हो जाएगा। सेकेंडरी में होती है, प्राइमरी में है प्राइमरी पहले बताओ ना। तीन एक इधर से हो गया। इधर बताओ। देखिए नाइट्रोजन का कोई भी ऑक्साइड पोल्यूटेंट है, सल्फर का कोई भी एक नाइट्रोजन उन्हें बता दे, सल्फर बता दो बस। एक इधर कोई बता दो। कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। कौन सा? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन से कौन से? सेकेंडरी पोल्यूटेंट का इधर से बताएंगे कौन सेकेंडरी पोल्यूटेंट का एग्जांपल? दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड किधर? यस हाँ? पान। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड पोल्यूटेंट नहीं मानेंगे ना। प्राइमरी प्राइमरी पोल्यूटेंट है ही नहीं है CO2। जब उसकी मात्रा बढ़ जाती है तब पोल्यूटेंट से होगा। यहाँ पैन है सर, पैन है, O3 भी है सर। एक वो है स्वैग CO2 करे पोल्यूटेंट CO2 है। उसकी मात्रा आप सोचो जब मात्रा बढ़ जाएगी तब पोल्यूटेंट से होगा। क्वांटिटी प्रकाश संश्लेषण क्रिया CO2 से हो रही है। पर जब CO2 जल के साथ मिलता है तो जो अम्ल बनाता है तो चेहरा देखिए इसका है तो जिसके साथ जो बनेगा वो पोल्यूटेंट होगा ना। ये थोड़ी पोल्यूटेंट होगा। प्राइमरी पोल्यूटेंट होगा, चला वो पोल्यूटेंट होगा। CO2 मिल जाए बना दो पास है। भाई आप सोचो CO2 कहीं पोल्यूटेंट होगा? नहीं सर। CO2 अगर नहीं होगा तो पृथ्वी पे न T1 होगा, न T2 होगा, न T3 होगा, न T4 होगा। जी सर। तो जो चीज इतनी जरूरत है किसी पृथ्वी के धरातल के वजूद को खत्म कर देने वाली चीज है तो वो कैसे पोल्यूटेड हो जाएगा? मात्रा